नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं कृतिका का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, और इसे लिखा है मधु कांकरिया जी ने। ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि इसमें लेखिका ने अपने गंगटोक की यात्रा का वर्णन बड़े ही मनोरंजक और सजीव ढंग से किया है। पाठ को पढ़ते समय ऐसा लगने वाला है कि मानो हम खुद लेखिका के साथ साथ गंगटोक की यात्रा पर हैं। तो शुरुआत करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्यों कह रही है वो? क्योंकि लेखिका शहर से गई है वहां पर, और उसने वैसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, और ऊंचाई से जब वो देख रही है दूर सामने, तो आसमान झुका हुआ महसूस हो रहा है, और जो ऐसा लग रहा है जैसे तारे नीचे गिरे पड़े हैं, टिमटिमा रहे हैं। और ढलान लेती हुई जगह पर जब वो देखती है तो ऐसे लग रहा है कि रोशनियों की झालर सी बनी हुई है। सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे हैं। और ये देख करके वो बहुत हैरान थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या था वो? अपने आप से पूछ रही है। वो रात में जगमगाता गंगटोक शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वो एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। कि इतना खूबसूरत गंगटोक शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा, मतलब कि ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थितियां उतनी सुंदर थी ही थी, लेकिन वहाँ के मेहनतकश लोगों ने उसे और भी सुंदर बना दिया है। यानी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मानवीय प्रयासों ने उस स्थान को और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा आकर्षक बना दिया है। इसलिए वहाँ के सब कुछ सुंदर था। जो भी वो देख रही थी, चाहे सुबह शाम रात, जो भी परिस्थितियां थी, वो सब उसे सुंदर और सुंदर, केवल सुंदर ही दिखाई दे रहा था। और वो रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन का मतलब होता है उसको बहुत गहराई से मोहित कर रही थी। ये रहस्यमयी रात, सितारों भरी रात, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहली बार इसको देख रही है और वो हैरान हो रही है। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास सब जैसे शून्य हो चुका था। कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था। कौन हूं मैं? मेरे आसपास क्या हो रहा है? बस वो तो उस सुंदरता में इस कदर डूब चुकी थी कि वो खुद को भी भूल गई थी। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनियों की वो जादुई झालर, वो सितारों की झालर, जिसे वो देख करके पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। बस वही दिख रहा था, बाकी उसे कुछ नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, और एक प्रार्थना मेरे होठों को छूने लगी। और जैसे ही वो उस खूबसूरती में डूबी हुई है, अचानक एक स्वर उसके कानों में गूंजता है, और वो उस प्रार्थना को अपने होठों से गुनगुनाने लगती है। ये प्रार्थना है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो को शैली। यानी एक नेपाली भाषा की ये एक प्रार्थना है जो वहाँ पर लोग अक्सर मंदिरों में जाकर के करते हैं। और इसका हिंदी अनुवाद क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यानी मेरा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा ये जीवन है केवल अच्छाई के लिए ही समर्पित हो, कभी किसी का बुरा हम न करें, ऐसे हमें प्रार्थना कर रहे हैं हम भगवान से। आज सुबह की इस प्रार्थना के बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना था, मगर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। युमथांग अगला पड़ाव है लेखिका का, लेकिन अभी जो वो आकर के रुकी है वो गंगटोक में है। लेकिन किसी ने उसे बताया था, लोगों ने उसे बताया था कि अगर मौसम साफ होगा तो इस बालकनी से ही आपको कंचनजंगा, जो हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी है, आपको यहीं से दिखाई दे जाएगी।
और इसलिए जब सुबह हुई, आंख खुली तो वो दौड़ करके गई बालकनी में और उसने कंचनजंगा को देखने की कोशिश की, मगर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। क्या कहना चाहते हैं? लेखिका कहना चाहती है कि आसमान बेशक साफ था, लेकिन दूर जहां कंचनजंगा के चोटियां थी वहां पर बादल छाए हुए थे और उसे चोटी स्पष्ट दिखाई नहीं दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे बादलों के कारण ठाकुर जी के कपाट सर्दी के कारण बंद हो जाते हैं, लोग चाहकर भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसी तरह वो कह रही है कि मैं चाहकर भी दर्शन नहीं कर पाई। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी, मगर सामने देखा तो रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े, उसे लगा जैसे वो फूलों के बाग में आ गई हो। रकम रकम के मतलब तरह तरह के, इतने रंग बिरंगे इतने सारे फूल थे जो उसने शायद पहले कभी नहीं देखे थे, और उसे ये एहसास हुआ कि मानो वो तो फूलों के बागों में ही आ गई है। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि गैंगटॉक से युमथांग की जो दूरी है वो है 149 किलोमीटर। युमथांग यानी घाटियां ही घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी हुई वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। अब ये जितेन नार्गे कौन है? ये वो व्यक्ति है जो लेखिका और उसकी सखी को वहाँ के अलग अलग पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देने वाला है, उन्हें वहाँ की यात्रा कराने वाला है, और क्योंकि वो ही ड्राइवर का काम भी कर रहा है इसलिए लेखिका ने लिखा ड्राइवर कम गाइड, और उसका नाम है जितेन नार्गे। तो जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया कि सारे रास्ते हिमालय की गहनतम गहरी गहरी घाटियाँ, फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी, क्योंकि लेखिका तो बर्फ़ देखने आई है ना। तो जब उसने वादियों की बात की तो लेखिका ने पूछा क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी देखने को? चलिए तो सही, जितेन ने कहा। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। जब आगे बढ़े तो पाइन और धूपी के नुकीले पेड़ दिखाई दिए, क्योंकि वहाँ पर ये दो तरह के पेड़ ज़्यादा दिखाई देते हैं, और विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जो नुकीले होते हैं, यानी जो नीचे से फैले होते हैं लेकिन ऊपर नोकदार होते हैं। और ये वहाँ के जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार ही होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, और इस परिस्थिति के अनुसार ही वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं। आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। बौद्ध पताकाएं मतलब बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई छोटे छोटे ध्वज, छोटी छोटी झंडियाँ सफ़ेद थीं, किसी ध्वज की तरह लहरा रही थी। शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। ये सफ़ेद सफ़ेद पताकाएं हैं, मंत्र इन पर लिखे हुए हैं और लहरा रही हैं। जब नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है, यानी भगवान बुद्ध को यहाँ बहुत मानते हैं लोग, और जब भी यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, किसी बौद्ध धर्म के किसी अनुयायी की, फॉलोवर की मृत्यु जब होती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ही शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 सफ़ेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं। यानी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद पताकाएं लगाते हैं, लेकिन इन्हें फाड़ा नहीं जाता है, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये अपने आप ही नष्ट होती हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो किसी नए काम की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगाई जाती हैं, मगर वे रंगीन होती हैं। आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ भी जब दुख का मौका होता है, जब किसी का देहांत होता है, शोक का मौका होता है, तो सफ़ेद पर्दे लगाए जाते हैं, और जब खुशी का मौका होता है तो हम लोग रंगीन पर्दे का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल यही संस्कृति वहाँ पर भी है कि वहाँ पर सफ़ेद छोटी छोटी झंडियाँ 108 लगाई जाती हैं बुद्धिस्ट की आत्मा की शांति के लिए। और जब कोई शुभ कार्य होता है, कोई मंगलिक कार्य होता है, तो वहाँ पर एक ऐसे ही रंगीन पताकाएँ लगाई जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर ही टिकी हुई थी।
क्योंकि तस्वीर है दलाई लामा की, और दलाई लामा कौन है? ये हैं बौद्ध धर्म के गुरु। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती जीप आगे बढ़ी, अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए तब जितेन फिर बोलने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। अब एक जगह उसने रोकी जगह और बताया भी ये जो जगह है इसे कवि लॉन्ग स्टॉक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंदी की एक फिल्म है गाइड, उस गाइड फिल्म की शूटिंग हुई है, इसलिए लोग इस जगह को देखने आते हैं। और दूसरा, ये वही जगह है जहाँ पर तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यानी तिब्बत में लेपचा और भूटिया दो जातियां हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं। सिक्किम में रहती हैं ये दोनों जातियां, लेकिन इनमें अक्सर लड़ाई होती रहती थी। तो ये वो जगह है जहाँ पर इन दोनों जातियों के मुखियाओं ने मिल बैठ करके एक संधि पत्र पर, एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद उनका झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए मिट गया था। तो इस तरह ये कवि लॉन्ग स्टॉक जो है, ये जगह है, ये बहुत महत्व रखती है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र। ये क्या है? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, इसे प्रेयर व्हील कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? लेखिका हैरान हो गई सुन के। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, लोगों के विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं, कल्पनाएं, सब एक जैसी। क्या कहना चाहती हैं लेखिका? वो ये कहना चाहती है, जैसे ही जितेन उसे उस प्रेयर व्हील के बारे में बताता है और ये बताता है कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि इस प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप नष्ट होते हैं, तब वो अचानक सोचने लगती है कि सारे भारत की आत्मा एक जैसी है, यानी सारे भारतीय एक जैसा सोचते हैं। फिर वो भारतीय चाहे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हों, चाहे वो समतल मैदानों में रहते हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, धर्म को लेकर के सभी की आस्था, विश्वास सबके एक जैसे हैं।